हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म नीट विद्यालय पर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 5 क्लास 12 केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, जिसका लेक्चर 5 आज स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ ऐसे मेथड सीखेंगे जिससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो भाई, इससे पहले हम लोग ने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सब डिटेल में बात करके आए हैं। उनकी इक्वेशन, हाफ लाइफ, क्वार्टर लाइफ टाइम, यहाँ तक कि बैक्टीरिया के पॉपुलेशन ग्रोथ पर भी बात कर ली गई है, रेडियो एक्टिव डीके पर भी बात कर ली गई है, ठीक है। उनका न्यूमेरिकल भी लगा दिया गया है। और आज के लेक्चर में हम लोग ऐसे मेथड सीखेंगे जिससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकाल पाए, कैलकुलेट कर पाए। उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड होंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हम तो ऐसे नहीं बता सकते कि कोई भी रिएक्शन मुझे गिवन है, उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए गए हैं, तो उससे क्या हम ऑर्डर बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, जब तक ना बताया जाए कि ये सिंपल रिएक्शन है या वन स्टेप रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है। डायरेक्ट ऑर्डर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको क्या किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कितने कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो वो जीरो ऑर्डर हो जाता है, कर रहा होता है तो कितने पे डिपेंड कर रहा है? वन टर्म पे कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर, टू टर्म पे कर रहा है तो सेकंड ऑर्डर। इस तरह से बात हो चुकी है पहले लेक्चर्स में। आज हम लोग कुछ ऐसे मेथड सीखेंगे जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सके, ठीक है। चलो भाई, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात और है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इनके डीपीपी ले सकते हैं। वहां पर आपको एक लिंक मिलता है गूगल ड्राइव का, वहां से डीपीपी डाउनलोड करके आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, चुने हुए क्वेश्चन होते हैं, पीवाईक्यूज वगैरह भी होते हैं, तो आप उससे लगाइए, आपका एक एक लेक्चर रेडी होता चलेगा, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो अब आपको बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर का आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और सारे चैप्टर लाइन से लेक्चर वाइज देख सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं पहला मेथड हमारे पास क्या है जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारे पास पहला मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, और वो हम लोग कर चुके हैं। जीरो ऑर्डर के ग्राफ बनाए हैं, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ बनाए हैं। अच्छा, और जो ऑर्डर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो जो ग्राफ की बातें होंगी वो जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड है। तो अब आपको ग्राफ देखकर पहचानना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये जीरो ऑर्डर का है भी कि नहीं या फर्स्ट ऑर्डर का है कि नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ किसके किसके बीच में बना हुआ है? ये ग्राफ बना हुआ है रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। अब यहीं से आप आइडिया लगा लीजिए कि अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो रेट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, एक कांस्टेंट लाइन जा रही है। तो अब आप एक बात बताइए, कौन सा ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें कंसंट्रेशन को घटाने और बढ़ाने पर रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो आप पाएंगे कि हमारे पास जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर का यही तो मीनिंग होता है कि अगर मैं कंसंट्रेशन को घटाऊं, बढ़ाऊं, 2 गुना करूं, 4 गुना करूं, 10 गुना करूं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। तो हम ग्राफ देख करके बता सकते हैं कि हाँ भैया, ये कौन सा है? ये आपका जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। एक मेथड ये है ग्राफिकल मेथड, आपको ग्राफ बनाकर देगा और कहेगा बताइए कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब इसके लिए सारी इक्वेशन दिमाग में होने चाहिए, ग्राफ नहीं रटना है। आप पहले देखेंगे किसके किसके बीच में कहा है, उसी से बहुत कुछ आइडिया लगने वाला है। अब देखो, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ दे रखा है, सीधे एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अब एक बात बताइए, रेट इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिख दूं, के और ए के पावर 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है? y इक्वल टू एम एक्स जैसा। y इक्वल टू एम एक्स क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। यानी यहां पर A का कंसंट्रेशन देखो, ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर इधर जा रहे हैं, बढ़ रहा है, तो रेट भी स्ट्रेट लाइन की तरह इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? y इक्वल टू एम एक्स, देखो स्ट्रेट लाइन, ऊपर से जो स्लोप है, स्लोप देखो लिखा है k यानी देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव में तो दे नहीं रखा है। तो स्लोप जब पॉजिटिव में होता है मतलब बढ़ता हुआ कर्व, तो ये देखो सीधे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर होगा? देखो ए के ऊपर कितना पावर है? 1, यानी ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर है। ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बना करके दे रखा है, ठीक है। अब आ जाइए, देखो हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ प्लॉटिंग है। ये भी देखते ही आप बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप पढ़ कर क्या रहे हैं, अब तो आप पढ़ चुके हो ना, तो डायरेक्ट हम लोग बात कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला था हाफ लाइफ का, वो क्या था? 0.693 डिवाइडेड बाई के, या क्या लिखते थे? ln2 बाई के।
इसमें कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं था। इसका मतलब हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसके किसी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो वो एक स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन ये देखो इंक्रीज कर रहा है और से ऊपर से स्लोप कितना दे रखा है 1/2 के। अगर आपको हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला याद आ रहा हो, हाफ लाइफ इक्वल टू 1/2 के इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये 1/2 के ही तो स्लोप है और ए कहां रखा गया है एक्स पर और वाई एक्सिस पे क्या रखा गया है हाफ लाइफ। तो y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग, और ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला किसके लिए था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला आप पढ़कर के आए हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अच्छा नेक्स्ट देखो, यहां पर भी हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन दिया है, सीधा सीधा कांस्टेंट जा रहा है। तो हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आपने फर्स्ट ऑर्डर बता दिया। इधर देखो ln AT, ln A0 T, ln A0 क्या दे रखा है? इसका इंटरसेप्ट दे रखा है, डिक्रीजिंग कर्व बनाया गया है टाइम के साथ, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी आपको देखते ही अंदाजा मिल जाना चाहिए कि ये भैया फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बना हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर का कैसे बना हुआ है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन था ln A0 अपॉन AT इक्वल टू KT। अगर इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाया जाए तो ये हो जाएगा ln A0 माइनस ln AT, जो डिवाइड में होता है उसको माइनस में लिख सकते हैं, इक्वल टू KT। मुझे y एक्सिस पर क्या चाहिए? मुझे y एक्सिस पे ln AT चाहिए, तो इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। ये रहेगा माइनस ln A0 इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा KT माइनस ln A0। अब मुझे माइनस हटाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस KT हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, प्लस ln A0। अब खुद आप देख लीजिए, और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि ये सब पीछे ग्राफ बना करके आ रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, y इक्वल टू mx प्लस सी। और इसका जो स्लोप है वो देखो निगेटिव में आ रहा है, m इक्वल टू माइनस के, m इक्वल टू माइनस के, और डिक्रीजिंग कर्व। स्लोप अगर निगेटिव में आता है तो डिक्रीजिंग कर्व। तो ये ग्राफ मैंने किस इक्वेशन से बनाई है? ये इक्वेशन किसका होता है? ये फर्स्ट ऑर्डर का ही तो इक्वेशन होता है। तो हम ग्राफ देख करके भी बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो ये पहला मेथड था। ये मेथड आराम से क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में। आप पीवाईक्यू चेक करेंगे आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। एक दो बार आपको मिलेगा जरूर कि हमें ये ग्राफ बना कर दिया है, पूछेगा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे मेथड पर। अगला मेथड है यूजिंग द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इस पर भी हम लोग बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, यहां तक कि लेक्चर सेकंड में हमने बहुत डिटेल में बात किया है। लेक्चर सेकंड में रेट कांस्टेंट की यूनिट से बहुत सारा क्वेश्चन किया जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो पहला आप काम ये करेंगे कि रेट कांस्टेंट का जनरल यूनिट लिख लेंगे। क्या है हमारे पास? मोल अपॉन लीटर, और क्या है 1 माइनस n लगाते थे और सेकंड इनवर्स लिखते थे। n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा कोई गैसियस रिएक्शन है तो हम एटीएम लिख सकते हैं, एटीएम 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह पर यहाँ पास्कल दे रखा है, कोई बात नहीं, चलो हम लोग पहला वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पास्कल कर लेना। के की यूनिट जो हमें पता है, मतलब जनरल यूनिट क्या होती है? पास्कल 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स। और इस साइड हमको गिवन क्या है? जो गिवन है उसको इस साइड रख लो, पास्कल, और ये हो जाएगा -2 और हो गया सेकंड इनवर्स। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट काम क्या करते थे? बेस को इक्वल कराते थे। तो हमारा बेस तो इक्वल है, पास्कल पास्कल, ठीक है। तो जो पावर होगा वो उसे इक्वेट करा दो, 1 माइनस n इक्वल टू -2, -2 को इधर ले जाओ, n को इधर ले जाओ, तो 1 प्लस 2 और n इधर आ गया, तो क्या आ गया तुम्हारा? ऑर्डर 3 आ गया, n इक्वल टू 1 प्लस 2, तो ऑर्डर आ गया 3। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा वाले में क्या लिखा हुआ है? k इक्वल टू मोल इनवर्स लीटर इनवर्स। अरे दोनों इनवर्स में नहीं हो सकता, यहाँ मोल -1 नहीं होगा, सिर्फ मोल होगा, ये मोल होगा सिर्फ, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक। तो मोल लीटर इनवर्स मतलब लीटर नीचे आ जाएगा और सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये हो गया। अच्छा और हमने जनरल यूनिट क्या बना रखी है? जनरल यूनिट बना रखी है मोल अपॉन लीटर और 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स, ठीक है। सेकंड इनवर्स कैंसिल कर दीजिए। बेस तो मुझे सेम दिख रहा है, डायरेक्ट क्या काम करेंगे? पावर को इक्वेट करा दीजिए। इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 मानिए, 1 इक्वल टू 1 माइनस n,
तो यहां पर n इक्वल टू क्या जगह सॉल्व करके 0, यानी ये तुम्हारा 0 ऑर्डर है, ये तुम्हारा 0 ऑर्डर है। अच्छा, इसको कर सकते हैं डायरेक्ट, कर चुके हैं हम लोग पहले भी। ये सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है? ये फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट होती है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, देखते ही बता लेंगे फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, अभी फिर क्या आ गया? पास्कल सेकंड इनवर्स। चलो पास्कल सेकंड इनवर्स करते हैं, फोर्थ वाला करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेन यूनिट क्या है? पास्कल, और उस पर है 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। और क्या है क्वेश्चन में, क्या गिवन है? पास्कल दे रखा है और साथ में सेकंड इनवर्स दे रखा है। सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल कर लीजिए। अच्छा, पास्कल पास्कल बेस इक्वल है तो पावर इक्वेट करा देंगे। बेस इक्वल है तो पावर को हम इक्वेट करा देंगे। तो 1 माइनस एन इक्वल टू, इधर पावर क्या हो गया? 1 हो गया। एन को इधर लाइए, 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1, यानी एन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। यानी ये भी तुम्हारा 0 ऑर्डर है, ये भी तुम्हारा 0 ऑर्डर है। अब नेक्स्ट आइए, कह रहा मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। चलो यहीं पे पांचवा कर दे रहे हैं। पहले जनरल यूनिट लिख लो, मोल अपॉन लीटर। ठीक है, 1 माइनस एन और क्या हो गया? सेकंड इनवर्स। और इधर क्या हो गया? मोल -2 है तो उसको नीचे ले लो, लीटर को ऊपर रहने दो। लीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मोल का स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। ठीक, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है? कैंसिल हो सकता है सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स। अच्छा, मुझे इक्वेट करना है तो बेस इक्वल करना पड़ेगा। बेस इक्वल करने के लिए क्या काम करेंगे? बेस इक्वल करने के लिए क्या काम करते हैं? देखो, मोल अपॉन लीटर, इसको रहने देते हैं 1 माइनस एन इस तरीके से। इसको हम क्या लिख सकते हैं? लीटर अपॉन मोल का स्क्वायर, लीटर अपॉन मोल का स्क्वायर। दोनों का पावर है सेम तो हमने पूरा का पावर लगा लिया। अभी बेस इक्वल नहीं है, अब या तो इसे पलट दो या तो इसे पलट दो। मान लो मैं इसको चेंज करता हूं तो ये लीटर अपॉन मोल जाएगा। तो जब भी आप इसको चेंज करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस एन है तो इसको क्या कर देंगे? n माइनस 1 कर देंगे। और इधर तुम्हारा क्या है? लीटर अपॉन मोल और इसका होल स्क्वायर। अब देखो बेस सेम हो गया, तो जब बेस सेम हो जाता है तो पावर को इक्वेट करा सकते हैं। n माइनस 1 इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी कितना आ गया? 3। यानी ये थर्ड ऑर्डर का था। तो ये सब मेथड तो कर चुके हैं भाई। अभी क्या है, क्योंकि मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं तो हम पूरा स्टार्टिंग से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, कि पहला कौन कौन सा मेथड यूज हो सकता है। ग्राफिकल मेथड, दूसरा हो गया रेट कांस्टेंट की यूनिट वाला मेथड। इससे आपका अच्छा खासा रिवाइज भी हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं, देखते हैं कौन सा नेक्स्ट मेथड है। नेक्स्ट मेथड है हमारा हाफ लाइफ मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास हाफ लाइफ मेथड। क्या है हाफ लाइफ मेथड? मैंने आपको जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने एक जनरल रिलेशन बताया था कि हाफ लाइफ का जनरल रिलेशन क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ? वो होता है आपका 1 माइनस एन। क्या होता है आपका? 1 माइनस एन। ठीक है, ये होता है, जहां पर एन क्या है? एन है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो, इसको मैं दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन पे लिख रहा हूं, डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पर। अगर मैं A1 ले लूंगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हाफ लाइफ 1 कहलाएगा। और अगर मैं A2 ले लूंगा तो ये हाफ लाइफ क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। मतलब अगर मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज किया तो हाफ लाइफ भी बदल गया। इनिशियल कंसंट्रेशन 1 लेने पर हाफ लाइफ 1 था, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 लेने पर हाफ लाइफ 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को आपस में हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसको हम किस तरह लिखेंगे? देखो, यानी अगर मैं हाफ लाइफ 1 का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा हाफ लाइफ 1, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के पावर a1 के पावर 1 माइनस एन। इसी तरीके से हाफ लाइफ 2 के लिए हो जाएगा a2 के पावर 1 माइनस एन। अब दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके यहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा। तो जब आपस में डिवाइड करेंगे तो वो कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाने वाला है। तो हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ लाइफ 1 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ 2 इक्वल टू a1 बाई a2, क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो 1 माइनस एन। 1 माइनस एन दोनों पर सेम लगा दिया। बस यहीं से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन जो एक्सपेरिमेंट किया गया होगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन
इस इनिशियल कंसंट्रेशन पे ये हाफ लाइफ है, इस इनिशियल कंसंट्रेशन पे ये हाफ लाइफ है। मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मैंने n मान लिया। तो आप दोनों का रेशियो निकाल लेंगे और फिर बेस इक्वल करने की कोशिश करेंगे। बेस इक्वल करेंगे, इस साइड का और इस साइड का बेस इक्वल हो जाए। जब बेस इक्वल हो जाएगा तो आप पावर इक्वेट करा सकते हैं। पावर इक्वेट कराकर आप n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यही मेन है, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दिया रहता है, तो पता चलता है कि बेस वगैरह को इक्वल नहीं करा पाते हैं, जल्दी समझ नहीं आता, बहुत टाइम लगता है, ठीक है, मैथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक सिंपल तरीका इसको करेंगे कि हम दोनों तरफ क्या क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। दोनों तरफ का लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग हाफ लाइफ, ठीक है, दोनों तरफ का हम लॉग ले रहे हैं। एक साइड लिखते हैं हाफ लाइफ 1 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ 2, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और इधर भी लॉग ले लिया। अच्छा, इधर लॉग लेंगे तो तुमको क्या पता है, लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो एक स्टेप डायरेक्ट कर दें, 1 माइनस एन आगे आ जाएगा, 1 माइनस एन, और ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग, और ये हो गया तुम्हारा a1 बाई a2, ठीक है, ये हो गया। इस तरह भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा इससे कि 1 माइनस एन आगे आ जाएगा। अब इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा ले रहा हूं, लॉग हाफ लाइफ 1 माइनस लॉग हाफ लाइफ 2। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होता है, जो चीज डिवाइड है उसको माइनस में लिख लो। इधर लिखते हैं 1 माइनस एन, ये ब्रैकेट में रहेगा। इधर लिख रहे हैं लॉग a1 माइनस लॉग a2, लॉग a1 माइनस लॉग a2, ठीक। अभी नेक्स्ट क्या काम करने वाले हैं, इस पूरे को नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा लॉग हाफ लाइफ 1 माइनस लॉग हाफ लाइफ 2 डिवाइडेड बाई लॉग a1 माइनस लॉग a2, और इधर हो गया 1 माइनस एन, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, अब यहां से n की वैल्यू हम लोग बना सकते हैं, सीधे सीधे ऑर्डर आ जाएगा। वैसे यहीं पर काम हो जाता है, लेकिन अगर बहुत टिपिकल वैल्यू होगी तो आप लॉग वगैरह लेकर के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। n को उधर कर लो, इसको इधर ले आओ, तो n इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, ये पूरा पोर्शन आ गया 1 माइनस लॉग हाफ लाइफ 1 माइनस लॉग हाफ लाइफ 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, लॉग a1 माइनस लॉग a2, ये हो गया फाइनली, ठीक। तो यहां से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे कि यहीं तक बात बन जाए, इससे आगे ना बढ़े कि इतना कैलकुलेशंस आ जाए, ठीक। चलो भाई लोग, अब देखते हैं इसके बेस पर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो सॉल्व करते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और देखते हैं किस मेथड पर बेस्ड है। कह रहा हाइड्रोजन आयोडाइड है जो कि H2 और I2 से बना है। द रिएक्शन स्टडी बाय मेजरिंग हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन व्हेन प्रेशर ऑफ हाफ HI इज 0.1 atm। देखो कंसंट्रेशन दो टर्म से लिखा जाएगा। कंसंट्रेशन को या तो मैं मोलैरिटी यानी मोल पर लीटर में बात करूंगा, या तो कंसंट्रेशन को मैं प्रेशर के टर्म में बात करूंगा। गैसियस रिएक्शन है, गैस है, तो जनरली गैस को प्रेशर में नाप लेते हैं, तो जो प्रेशर है वही उसका कंसंट्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन शुरुआत में देखो कितना दे रखा है, 0.1 atm। द हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन इज 135 मिनट। इट becomes 1/10 when pressure of HI become 1 atm। find the order of reaction, ठीक है। चलो भाई लोग, देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले जो इनिशियल कंसंट्रेशन A1 दे रखा है वो दे रखा है 0.1 atm, और कह रहा है कि उस पर जो हाफ लाइफ गिवन है वो है तुम्हारा 135 मिनट, और कह रहा है अगर प्रेशर हम चेंज करके 1 atm कर दें, यानी A2 कर दें 1 atm, तो कह रहा है जो हाफ लाइफ है वो कितना हो जाएगा, पहले का 1/10 हो जाएगा, ठीक है। इट बिकम्स 1/10 when pressure of HI become 1 atm। यानी प्रेशर जैसे ही 1 atm करेंगे तो जो अब हाफ लाइफ मिलेगा वो पहले वाले का 1/10 हो जाएगा, यानी हाफ लाइफ 2 इक्वल टू 135 इंटू 1/10, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया। चलो बस अब रख लेते हैं फॉर्मूले में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, हाफ लाइफ 1 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ 2 इक्वल टू A1 बाई A2, और पावर कितना हो गया 1 माइनस एन,
ठीक है। तो चलो हाफ लाइफ 1 देखते हैं कितना है 135 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ 2 कितना है 135 इंटू 1/10 इक्वल टू A1 कितना है 0.1 और A2 कितना है 1 और ये हो गया 1 माइनस n। 135 कैंसिल हो जाएगा, 10 ऊपर चला गया तो 10 इक्वल टू 0.1 और इसको लिख रहे हैं 1 माइनस n, ऐसे ही तो होगा। ठीक है, अभी देखो इसका बेस इक्वल कराना है, तो बेस इक्वल कराने के लिए क्या काम कर सकते हैं। अब एक काम करिए, या तो आप लॉग ले लीजिए, अगर लॉग ले लेंगे तो भी चलेगा, तो भी आंसर आ जाएगा। नहीं लॉग लेते हैं, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। देखो हम इसको क्या काम कर सकते हैं, इसको हम ये काम कर सकते हैं कि ये 10 है और ये 0.1 की जगह 1/10 है, 0.1 का मतलब 1/10 और ये 1 माइनस n है। तो अगर मैं इसको पलटूंगा तो ये जो पावर का साइन है, पावर का साइन क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 था, इधर हो गया 10, इधर भी हो गया। अभी 1 माइनस n की जगह मैं क्या लिख दूंगा n माइनस 1, क्योंकि जब इसको रिवर्स करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अभी देखो बेस बेस इक्वल हो गया, कुछ नहीं है पावर 1 मानेंगे, जब बेस बेस इक्वल हो गया तो पावर इक्वेट करा दो, 1 इक्वल टू n माइनस 1, 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी n इक्वल टू आ रहा है तुम्हारा 1 प्लस 1 है ये, यानी 2, यानी ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन था, ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन था। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशन, हाफ लाइफ 1 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ 2 इक्वल टू A1 बाई A2 पावर में 1 माइनस n। ठीक है, बेस इक्वेट कराइए, बेस इक्वल करके पावर को इक्वेट करा दीजिए, सीधे सीधे n आ जाएगा। अगर यहां बहुत टिपिकल वैल्यू मिलती है तो जो मैंने लॉग वाला प्रोसेस बताया है, लॉग वाला प्रोसेस अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट मेथड है इनिशियल रेट मेथड। देखो इनिशियल रेट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब पीवाईक्यू चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल मेथड होता है। इसमें क्या काम करते हैं, कुछ कंडीशंस आपको गिवन होती है, उसी कंडीशंस पर आपको इक्वेशन बनाने होते हैं और उन इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसमें थ्योरी एक लाइन लिखी हुई है कि क्या काम करना होता है, किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, बाकी अदर को कांस्टेंट मानते हुए। ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन करेंगे, अपने आप इनिशियल रेट मेथड समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक दो क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं, बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा इनिशियल रेट मेथड पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है ए रिएक्शन इन्वॉल्व टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी, दो रिएक्टेंट है ए प्लस बी, कुछ बना रहे होंगे प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट से वैसा भी कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं पता ए का ऑर्डर क्या है बी का ऑर्डर क्या है। सबसे पहला काम करिए, एक जनरल फॉर्म में रेट लिख लीजिए, रेट इक्वल टू के। कैसे लिखते थे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते थे, ऑर्डर कुछ भी मान लो। ठीक है, हमने ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स मान लिया, वाई बी के रिस्पेक्ट में हमने वाई मान लिया। ठीक है, अब देखो पहला काम क्या है, पहली कंडीशन देखो बना के कह रहा है, इफ, इसको मान लो पहला इक्वेशन फर्स्ट, if concentration of A is double then the rate of reaction is double। बस इतने पर रुक जाना है, इतने पर रुक जाना है। अगर A का कंसंट्रेशन 2 गुना करें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, यानी B के बारे में बात नहीं करना, B को कांस्टेंट लेंगे। देखो रेट भी डबल हो जाएगा, पहले से डबल हो जाएगा अगर A के कंसंट्रेशन को हमने डबल कर लिया। ठीक है, X और Y, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन। ठीक, अब आगे बढ़ लो, इफ ए एंड बी बोथ आर डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स। अब कह रहा ए और बी दोनों को डबल करो तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले वाले का 8 गुना बढ़ जाता है। दोनों को डबल कर लिया x, दोनों को डबल कर लिया y, ये रेट इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया। अब इन्हीं तीन इक्वेशन के हेल्प से सब कुछ कैलकुलेट कर ले जाएंगे। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला काम, कोई दो इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लो। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर सेकंड करने चल रहा हूं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट लिखो, रेट इक्वल टू के, ए के पावर एक्स एंड बी के पावर वाई। इधर क्या हो गया, 2 इंटू रेट इक्वल टू के 2a के पावर x एंड b के पावर y। अब मुझे इनको आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलो डिवाइड कर रहे हैं, रेट से रेट कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2 इक्वल टू k से k कैंसिल हो गया, by पूरा कैंसिल हो गया। अच्छा ऊपर क्या बचा, a के पावर x है और नीचे भी क्या है, 2a के पावर x, 2a के पावर, अरे यार 2 को बाहर क्यों लिखा है, 2
ए के पावर एक्स। ठीक है, तो अब ए एक पावर एक्स और ए के पावर एक्स पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर x बच जाएगा, यानी इधर बचेगा 1/2, इधर भी बचा 1/2 के पावर x। देखो a के पावर x और a के पावर x कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी a तुमने कैंसिल कर दिया, बचा क्या, सिर्फ नीचे 2 के पावर x बचा रहेगा। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि 1/2 ये आपका बेस क्या है, इक्वल हो गया। बेस जब बराबर हो जाएगा तो पावर को इक्वेट करा देंगे, तो इसके पावर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1, तो 1 इक्वल टू एक्स, यानी ये x जो था वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। अभी ये तो हमने इक्वेशन बना के कर लिया है, अगर आप इसे चाहे तो तुरंत विद इन सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑर्डर को आप अच्छी तरीके से समझते हो तो, जो मैंने आपको लेक्चर सेकंड में समझाया था कि ऑर्डर का मीनिंग होता है, हम ये चेक करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कितने कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। आप देखिए, आप अगर रिएक्शन को बस पढ़ें, क्वेश्चन को कह रहा है अगर हम ए को डबल करेंगे तो रेट भी डबल हो रहा है, बी को कांस्टेंट रखा है, ए को डबल करेंगे तो रेट भी डबल हो रहा है। ये कब पॉसिबल है, जब ए के पावर 1 हो। जब ए के पावर 1 होगा तभी तो डबल करूंगा तो इधर भी डबल आएगा, 2 के पावर 1 2 होगा। अगर पावर 2 रहता तो 2 का पावर 2 मतलब 4 हो जाता ना, 4 गुना हो जाता ना। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा तो कहा नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हम ए को डबल करने पर रेट भी डबल पाते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब इसका पावर कितना रहा होगा, इसका पावर 1 रहा होगा। यानी यहीं से सीधे सीधे मालूम चला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना करने की नीड भी नहीं थी, लेकिन मेथड जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कभी आप इस तरह से कंपैरिजन ना कर पाए तो आप पूरा मेथड से सॉल्व करके कम से कम अपना क्वेश्चन तो सही कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई लोग, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू निकल गई, क्या y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, एक और इक्वेशन ले लो कोई, फटाफट उसमें रख के सॉल्व कर लो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। 2 इंटू रेट इक्वल टू k, 2 के पावर x एंड b के पावर y। इधर आ जाइए, डिवाइड कर रहे हैं 8 इंटू रेट इक्वल टू, इधर डिवाइड करेंगे k, 2a के पावर x और 2b के पावर y। देखो इधर वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा, रेट से रेट खत्म हो जाएगा, 2 से 8 खत्म हो जाएगा, 1/4। इधर क्या हो जाएगा, इधर तुम्हारा b से b कैंसिल हो जाएगा, सेम है, b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर सेम है, बचेगा 1/2, पावर कितना हो गया y। अच्छा 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 को क्या लिखा जा सकता है, 1/4 को इस तरह लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, 1/2 के पावर y। देखो फिर से बेस इक्वल हो गया, 1/2 बेस इक्वल, पावर इक्वेट करा दो, पावर इक्वेट करा देंगे y इक्वल टू 2, यानी a के रिस्पेक्ट में पावर आ रहा है 1 और b के रिस्पेक्ट में पावर आ रहा है 2। आपसे क्या कह रहा है, आपको बताना है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक ऑर्डर है 1, एक ऑर्डर है 2, यानी टोटल ऑर्डर हो गया 3। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना था, इस क्वेश्चन में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इनिशियल रेट मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, ऐसे इक्वेशन बनाते जाएंगे, इक्वेशन बना करके ऑर्डर निकालना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है तो, क्वेश्चन में कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, इक्वेशन बनाइए, उनको डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद बेस इक्वल कराइए, पावर इक्वेट करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, इसमें भी वही सब काम करना है कि एक रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी। कंपेयर द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन विद इनिशियल रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज अ डबल, if concentration of A and B tripled and volume of vessel becomes 2 times। अब हो सकता है ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन भरा लगे, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूजन भरा नहीं है। इसमें 3 कंडीशन दे रखा है, तीनों कंडीशन पर अलग अलग कंपैरिजन आपको करना है। ठीक है, हर बार जो कंडीशन चेंज करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल रेट है उसके साथ कंपेयर करते चलेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जो कंडीशन दे रखा है उस पर रेट लिखेंगे। रेट इक्वल टू क्या कह रहा है, मान लो कोई एक रिएक्शन ले लो A प्लस बी और तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमने क्या माना, रेट इक्वल टू K और A, और क्या लिखा हमने B। ऐसे ही तो लिखते हैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन। ठीक,
अब क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए के ऊपर पावर 1 लगाओ, कह रहा है एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, बस बी के ऊपर 2 लगा लो। बस ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है, यही मेन है, मेन रेट यही है। अब उसके बाद कुछ ना कुछ चेंजेस किया गया है। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है? पहला कंडीशन कह रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। पहला कंडीशन है इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। ठीक है, अब जब b को 2 गुना कर दिया गया तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो रेट है वो नया रेट आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं रेट डैश मान लेते हैं। ठीक है, या एक काम कर लेते हैं, इसको रेट 1 मान लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। इसको हम लोग मान लेते हैं रेट 2। ठीक है, इक्वल टू k है, a को वैसे ही रहने देंगे, b को कह रहा है डबल करने को, तो 2b का स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है पहले इनमें कंपैरिजन कर लो। ठीक है, चलो कंपैरिजन करते हैं। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलो लिखो, इक्वेशन फर्स्ट हो गया रेट 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड है रेट 2 इक्वल टू, इसका हो गया k a एंड b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेट 2 के लिए लिखो k a और 2b का स्क्वायर। k a से k a पूरा कैंसिल हो जाएगा, b से b पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 बचा, नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया रेट 1 डिवाइडेड बाई रेट 2 इक्वल टू 1/4 आ गया। बस यही कंपैरिजन करना था, बस रेट 1 बाई रेट 2 इक्वल टू 1/4। तो लैंग्वेज समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का कि क्या कह रहा है। ठीक है, चलो भैया पहला कंडीशन तो खत्म, आ जाओ दूसरे कंडीशन पर। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज अ ट्रिपल, तीनों का ट्रिपल कर दिया गया, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज अ ट्रिपल्ड। ठीक है, दोनों को ही 3 गुना कर दिया जाएगा तो हमें एक नया रेट मिलेगा। नया रेट क्या है, रेट 1 रेट 2 कर चुके हैं, रेट 3 कर देंगे, के ए को 3 टाइम्स और बी को भी 3 टाइम्स, लेकिन पावर मत भूलिएगा, पावर बी का कितना था 2, ऑर्डर बता चुका है पहले ही, बी का ऑर्डर क्या है 2 है। अब क्या काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो फिर से, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन थर्ड, कर लो डिवाइड भैया। रेट 1 लिखे थे, के लिखे थे, ए था और क्या था बी का स्क्वायर, रेट ये क्या हो गया 3 इक्वल टू रेट 3 इक्वल टू हो गया तुम्हारा के 3a एंड 3b का स्क्वायर। चलो भाई लोग, अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो k से k कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो रेट 1 डिवाइडेड बाई रेट 3 क्या हो गया 1/3 इंटू 1/3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारा 9, तो 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, तो रेट 1 डिवाइडेड बाई रेट 3 इक्वल टू हो गया 1/27, यानी रेट 3 जो होगा वो 27 गुना ज्यादा हो जाएगा शुरुआती रेट से। ये जो रेट है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा हम करते चल रहे हैं। अच्छा, ओरिजिनल पहले वाले से कंपेयर मुझे करना है तो हम कंपेयर कर रहे हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या कह रखा है भाई, देख लो, कह रहा वॉल्यूम ऑफ वेसल बिकम्स 2 टाइम्स। कह रहा जिस बर्तन में ये रिएक्शन कराई जा रहा है, ठीक है, उस बर्तन का आयतन यानी वॉल्यूम 2 गुना बढ़ा दो। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होता है, ये जो चीज हम रखते हैं ये क्या रखते हैं, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है, कंसंट्रेशन ऑफ बी है, कंसंट्रेशन रखते हैं। कंसंट्रेशन मतलब होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। देखो कुछ स्टेप यही समझो, लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट कर लेंगे, मोल अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है कंसंट्रेशन। तो अगर मैं वॉल्यूम को 2 गुना बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, कम होने लगेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। देखो इसको करते हैं यहां पर, इसको यहां करते हैं, देखिए मोल जो कंसंट्रेशन होता है यानी जिसको हम ऐसे दिखा रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, वो एक्चुअल में क्या हो रहा है मोल अपॉन वॉल्यूम।
तो कह रहा है वॉल्यूम को 2 गुना बढ़ा दो। अगर वॉल्यूम को तुम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन तो कम होगा ना, तो 2 गुना बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। कंसंट्रेशन क्या हो रहा है तुम्हारा, हाफ हो रहा है। वॉल्यूम हम क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स इंक्रीज, 2 टाइम्स इंक्रीज। तो जब 2 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, मोल अपॉन 2 इंटू वॉल्यूम। तो देखो डिवाइड में है ना 2, तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, 1/2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम सीधे सीधे जो ए है ए को लिखेंगे a/2 और जो बी लिखा है वो b/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में हमको रेट क्या मिल जाएगा, रेट 4 हो जाएगा इक्वल टू के। अब मैं a/2 लिखूंगा और b/2 और इसका पावर क्या था, स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कितना आ गया तुम्हारा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, बस एक काम करिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर 4 आपस में डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड कर लेंगे तो कंपैरिजन अच्छे ढंग से हो जाएगा। ठीक है, चलो कंपैरिजन कर लें। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या था तुम्हारा, रेट 1 इक्वल टू के और ए था और बी का स्क्वायर था, और रेट 4 में क्या है, के a/2 है और b/2 का स्क्वायर है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, जो जो हो सकता है करेंगे। k से k कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, क्योंकि पावर सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आओ, रेट 1 डिवाइडेड बाय रेट 4 इक्वल टू, इधर बच गया तुम्हारा 1/2 बचा है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा इनटू 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर चला गया, यानी ये हो जाएगा R1/R4 इक्वल टू 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। तो देखो सारे कंपैरिजन हमने कर लिए, ये एक कंपैरिजन है तुम्हारा, एक कंपैरिजन ये। ठीक है, 3 कंडीशन दे रखा था, तीनों कंपैरिजन हमने कर लिया। तो ये इसलिए इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि थोड़ा आपको इनिशियल रेट मेथड समझ में आए कि एक्चुअल में होता क्या है। एक को कांस्टेंट रखा, दूसरे के से इक्वेशन बना ली, फिर दूसरे में कुछ चेंजेस किया, तीसरे के साथ इक्वेशन बना ली। इस तरीके से हम अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे अलग अलग कंडीशन पर, और उनका रेशियो लेंगे, उनको एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो अपने आप आंसर आने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्या कह रहा है कि 3 रिएक्टेंट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं ए बी सी रिएक्शन में। ठीक है, तो इनके लिए पहले एक सिंपल सी रिएक्शन लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी, और क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट बनेगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, उससे मुझे मतलब है नहीं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसके बेस पर एक रेट का इक्वेशन लिख लेते हैं। रेट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, के ए का कंसंट्रेशन, मुझे ऑर्डर नहीं पता है क्योंकि ऑर्डर ही पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी, ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर, सी का ऑर्डर और टोटल ऑर्डर। ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में मैंने ऑर्डर एक्स मान लिया, बी के रिस्पेक्ट में मैंने ऑर्डर वाई मान लिया और सी के रिस्पेक्ट में मैंने ऑर्डर जेड मान लिया। ठीक है, तो ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, एक एक कंडीशन देखते हैं। कह रहा है पहला एक काम करो कि ए को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुना बढ़ जाता है अगर ए को डबल कर दिया जाए। ए को डबल कर दिया जाए, ए को डबल करना है ना, ए को डबल कर दे। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब एक काम करते हैं कि दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देते हैं, सीधे 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 यहीं पे डिवाइड कर देते हैं। तो रेट से रेट कैंसिल, आ जाएगा 1/2 इधर, के से के कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं, ए से ए इधर आ जाएगा 1/2 के पावर x, बी वाई कांस्टेंट, सी जेड कांस्टेंट, सी के पावर जेड। तो यही तो है इनिशियल रेट, कि अदर को हमने कांस्टेंट रख करके एक चेंजेस किया, उसके बेस पर एक नया रेट मिला। जब नया रेट मिल गया, कंपेयर कर दीजिए, कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल कर आएगी आएगी। 1/2 इक्वल टू 1/2 के पावर x हो गया। अब देखो, अब क्या काम करना है, दोनों तरफ का बेस क्या है हमारा, इक्वल है। जब दोनों तरफ का बेस इक्वल हो जाएगा तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो पावर को इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, फर्स्ट। चलो, अब ये तो हमने a निकाल लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं x की वैल्यू निकाल ली। अब y और z कैसे निकालेंगे, तो अगले कंडीशन पर आते हैं। क्या कह रहा है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b बोथ इज डबल एंड कंसंट्रेशन ऑफ c इज अ ट्रिपल। ठीक है, a को डबल करना है, b को डबल करना है और c को 3 गुना करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। 9 टाइम्स हो जाएगा रेट, अगर हम ए के कंसंट्रेशन को डबल पावर x है, बी के कंसंट्रेशन को डबल पावर y है और z के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स
सी के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स पावर जेड है। अच्छा, पुराना रेट क्या था हमारे पास? रेट इक्वल टू के, ए के पावर एक्स है, बी के पावर वाई है और सी के पावर जेड है। दोनों को आपस में हम क्या करने वाले हैं? दोनों को आपस में डिवाइड करने वाले हैं। तो रेट और रेट को कैंसिल कर दीजिए, 9 बचेगा। के से के कैंसिल कर दीजिए, ए से ए कैंसिल कर देंगे, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और सी से सी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 2 के पावर एक्स और इधर क्या बचेगा? 2 के पावर y। देखो 2 के पावर y और इधर क्या बचेगा? 3 के पावर z। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे हम इक्वेट कराएं दोनों तरफ के वैल्यूज को, कि जिससे हमें y और z की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि मुझे x की तो वैल्यू पता है। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं। अगर मैं, देखो क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं इधर, अगर मैं 2 के पावर 0 लिख दूं इंटू 9, 2 के पावर इंटू 9 इक्वल टू, और 2 बेस सेम है तो पावर इक्वल करा दूं x प्लस वाई इंटू 3 के पावर z। बोलो क्या कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है? नहीं गड़बड़ी दिखाई दे रहा है। 9 के मल्टीपल में 1 तो रहता ही है भाई, कोई भी नंबर लिखा है उसके आगे तो 1 है ही है। तो किसी के पावर अगर तुम 0 करोगे वो तो 1 आएगा, तो 2 के पावर 0 किया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पावर 0 लगा दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा? देखो दोनों तरफ का कंपैरिजन मैं कैसे कर सकता हूं? इस जो 2 के पावर 0 है इसका कंपैरिजन मैं 2 के पावर x प्लस वाई से कर लूं। 2 के पावर 0 इसका कंपैरिजन मैं 2 के पावर x प्लस वाई से कर लूं। ठीक है, तो 2 2 बेस सेम है तो 0 इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, x की वैल्यू तो मुझे पता है, तो x की वैल्यू रख दो 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या आ गया? -1। तो लो भाई, y का ऑर्डर कितना आ गया? -1 आ गया उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा अब z कैसे पता करेंगे? चलो इसको और इसको मैंने इक्वेट करा लिया। अब ये 9 बचा और 3 का z के पावर z बचा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 9 इक्वल टू 3 के पावर z। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर और इधर हो गया 3 के पावर z। अब देखो बेस आपस में इक्वल हो गया, बेस आपस में इक्वल हो रहा है 3 और 3, तो हम पावर को इक्वेट करा सकते हैं। तो पावर को इक्वेट करा लो, जब इक्वेट कराएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? z इक्वल टू 2। तो हमें x की वैल्यू भी मिल गई 1, y की वैल्यू मिल गई -1 और z की वैल्यू मिल गई 2। भैया निगेटिव में ऑर्डर हो सकता है, तो अगर मुझसे टोटल पूछ रहा है या ओवरऑल ऑर्डर पूछ रहा है, तो ओवरऑल ऑर्डर हम क्या लिखने वाले हैं? ओवरऑल ऑर्डर x प्लस वाई प्लस z। तो x हो गया 1 और y की वैल्यू है -1 और प्लस z की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो अगर हम देखेंगे, सॉरी z की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। z की वैल्यू हमने 2 निकाली है ना। ठीक है, तो 1 -1 ये तो 0 हो गया, यानी सीधे सीधे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब है और इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था, अब धीरे धीरे हमने लेवल को बढ़ा लिया है। ठीक है, इनिशियल रेट मेथड, टेक्निक वही है, मेथड वही है, पूरा प्रोसेस जैसे जैसे कर रहे हैं, इक्वेशन बनाते जाएंगे, इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, कुछ वैल्यू निकल कर आएगी, कंपेयर करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल कर आ जाएगा। लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा डेटा चेंज ऐसा किया है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, और कॉन्सेप्ट यूज करें, और प्रेशर डालें दिमाग पर कि कैसे कैसे हम और इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए, बी और सी ये 3 रिएक्टेंट हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम आप ये कर लिया करिए कि एक जनरल रिएक्शन लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी क्या बना रहा है? तुम्हारा प्रोडक्ट बना रहा है। अब मुझे क्या लिखना है इसके लिए? मुझे रेट लिखना है, तो रेट इक्वल टू के, ए लिखेंगे, मुझे इसका ऑर्डर नहीं पता है, पावर मैंने x मान लिया, बी का ऑर्डर नहीं पता है, मैंने इसका ऑर्डर y मान लिया, सी का ऑर्डर मुझे नहीं पता है, इसका ऑर्डर मैंने z मान लिया। ठीक है, जो पावर रेस करते हैं वही ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट होता है, तीनों का सम कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल करके आ जाएगा। ये पहला हो गया। अच्छा अब एक एक इक्वेशन पढ़ेंगे, एक बार में पूरा जल्दीबाजी नहीं करना है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखते चलेंगे। कह रहा है ए को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2.82 टाइम्स हो जाएगा, रेट हो जाएगा 2.82 टाइम्स। ठीक है, और ए को मुझे क्या करना था? डबल करना था, ए को डबल कर दिया, बाकी सबको ऐसे ही कांस्टेंट रख लेंगे। रख लिया भाई, चलो अब इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो रेट रेट कैंसिल, 1/2.82 इक्वल टू के से के कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया, पूरा बी सी, बी और सी पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2 के पावर एक्स।
ठीक है। अच्छा, अब इनको कैसे कंपैरिजन कराएं, बस यही सब सीखना है थोड़ा, ठीक है। अगर थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दे तो कैसे कंपैरिजन कराएंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा भाई कि हम बेस इक्वल करा सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तरीका तो जरूर होगा, बस वही हमें सोचना है। अब एक काम करते हैं ना, दोनों तरफ को हम पलट दें, इसको भी रिवर्स कर दें, इसको भी रिवर्स कर दें, तो कोई चेंज नहीं होता, मतलब पावर के साइन वगैरह में चेंज भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 2.82 और इसको हम लिख देंगे 2 के पावर x। इसको ऐसा लिख रहे हैं थोड़ा आपको समझने में आसानी रहे। अच्छा, 2.82 क्या होता है, 2 इंटू 1.41, इसी का तो डबल है। अगर मैं 1.41 को डबल करूं तो यही आ जाएगा 2.82 इक्वल टू 2 के पावर x, ठीक है। अच्छा, 1.41 किसकी वैल्यू है, 1.41 रूट 2 की वैल्यू होती है, इतनी तो याद होगी, इक्वल टू 2 के पावर x। तो 2 इंटू रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 इक्वल टू 2 के पावर x। अब क्या करना चाहिए मुझे, दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो ऐड कर देंगे पावर को। जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है मल्टीप्लाई में। 2 इसका पावर 1 है तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/2। और इधर क्या आ गया, 2 के पावर x। लो भैया, दोनों तरफ का बेस सेम हो गया, जब बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वल करा लेंगे, पावर को इक्वल कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ये आ गया x की वैल्यू, यानी a का ऑर्डर मालूम चल गया। अब इसके बाद जो दो कंडीशन दे रखी है, यकीन जानिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ओरली बता सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा बी को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एक बात बताइए, ऐसा कब पॉसिबल है, जब कंसंट्रेशन को कुछ भी करो, डबल ट्रिपल 4 टाइम, 10 गुना, 20 गुना, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा तभी हो सकता है जब ऑर्डर जीरो हो, यानी बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, कितना हो गया, जीरो। डायरेक्ट जैसा क्वेश्चन में कह रखा है, तो बी का पावर मैंने कितना मान रखा, वाई, यानी वाई की वैल्यू आ गई जीरो। अब इसके बाद भी जो लिखा है, यकीन जानिए ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं समझ में आता इस तरह तो इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बना के फिर से डिवाइड कर लेना, वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप ये इसी तरह कर सकते हैं, बहुत इजी है। आगे क्या कह रहा है कि अगर हम सी को डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ऐसा कब हो सकता है, अगर रेट को डबल करो तो कंसंट्रेशन को डबल करो तो रेट भी डबल, कंसंट्रेशन 3 टाइम्स तो रेट भी 3 टाइम्स, कंसंट्रेशन 4 टाइम्स तो रेट भी 4 टाइम्स। जब सेम सेम चेंजेस आता है तो यकीन जानिए ऑर्डर कितना होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी, विद रिस्पेक्ट टू सी कितना हो गया, फर्स्ट। भैया पावर 1 रहा होगा तभी तो 2 का पावर 2, 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 3 आ जाएगा, 4 के पावर 1 करोगे तो 4 आ जाएगा। तो जितना तुम कंसंट्रेशन चेंज करोगे, सेम टू सेम अगर रेट में भी वही चेंजेस आता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। इसे ऐसे याद कर लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर का यही मीनिंग है, जो तुम चेंजेस कंसंट्रेशन में करोगे वही चेंज तुमको रेट में मिलेगा। यहां पर हमने सी को डबल किया है तो रेट भी डबल हो गया। ये तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर कितना रहेगा, 1, यानी मुझे जेड की वैल्यू मिल गई 1। तो अब मुझे टोटल ऑर्डर निकालना है, तो टोटल ऑर्डर निकालते हैं, चल भैया तीनों को जोड़ दो, तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करने का मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ऐड करिए x प्लस वाई प्लस जेड को, x की वैल्यू है 3/2, y की वैल्यू है 0 और z की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसे सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 3 5/2। यह आपका आ गया आंसर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 5/2। यह आपका आ गया आंसर 5/2, ठीक है। चलो भाई, तो ये था आपका इनिशियल रेट मेथड। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर करा दिया है, एकदम इजी से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे मॉडरेट पे आए, थोड़ा सा टफ कर दिया है। इतना लेवल आपका बिल्कुल सही है सोचने के लिए, समझने के लिए कि इनिशियल रेट मेथड कैसे करते हैं, ठीक है। चलो और देखते हैं, और कोई क्वेश्चन है इनिशियल रेट मेथड पे? हाँ भाई है, इस तरह वाला, ये कॉलम वाला आता है, ये भी काफी ईजी होता है, जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। देखो एक पूरा कॉलम दे रखा है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और भी चीजें इसमें पूछ सकता है, चलो इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताता चलूंगा क्या क्या पूछ सकता है, ठीक। तो देखो इसमें बहुत सारा एक्सपेरिमेंट दे रखा है, तो अगर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट दे रखा है तो आप एक्सपेरिमेंट की स्टडी करके भी डायरेक्ट बता सकते हैं कि ए का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या है। तो पहले मैं लिख रहा हूं रेट इक्वल टू के, और ए का ऑर्डर मुझे नहीं पता है, मैं एक्स मान ले रहा हूं, और बी का ऑर्डर मुझे नहीं पता है, वाई मान ले रहा हूं। मुझे एक्स वाई निकालना है, ठीक है। अभी सॉल्व करके भी निकाल के दिखाएंगे, लेकिन कुछ चीजें डायरेक्ट करते हैं, समझो। देखो यहां पर
पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये कहता है कि 0.1 कंसंट्रेशन लिया गया है ए का मोल पर लीटर और बी का कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर लिया गया है। इसका रेट तब बन रहा है 2 इंटू 10 दी पावर -3। रेट की वैल्यू क्या आ रही है? 2 इंटू 10 दी पावर -3 आ रही है। अभी जब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आए तो बी को कांस्टेंट रखा, लेकिन ए के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। देखो 0.1 से 0.2 पर आ गए, तो ए को मैंने डबल किया। तो जब ए को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। देखो 2 से 4 पर आ गया। तो तुम डायरेक्ट नहीं बता सकते हो, डायरेक्ट बता दोगे। अभी सिखा कर क्या रहे हैं, जो चेंजेस तुम कंसंट्रेशन में कर रहे हो, देखो यहां से यहां गए, मैंने इसको डबल किया, ठीक है, तो रेट भी डबल हो गया, रेट भी डबल हो गया। अच्छा, ये चीज कांस्टेंट रखा गया, यानी इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ए को डबल करने पर रेट भी डबल हो जाए, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। जो चेंजेस तुम कंसंट्रेशन में करोगे, अगर वही सेम चेंज रेट में आ रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। यानी ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू सीधे सीधे बना गई। अच्छा, एक तरीका वही है कि आप दो एक्सपेरिमेंट चूज करिए, इक्वेशन बनाइए, फिर करेंगे, वो भी करके दिखाते हैं। पहले डायरेक्ट वाला सीखते हैं। एक्स की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब चलो बी के रिस्पेक्ट में काम करते हैं। अच्छा, यहां देखो हमने क्या काम किया है, 0.2 से 0.2। अब यहां से यहां इसको मैंने कांस्टेंट रखा है, कोई चेंजेस नहीं किया, और इसको मैंने 0.1 से 0.2, यानी यहां पर मैंने डबल कर दिया, यहां पर मैंने डबल किया। तो क्या रेट में कोई चेंजेस आया? रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, रेट अभी भी कांस्टेंट बना हुआ है। ए में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बी के कंसंट्रेशन को डबल किया, तो बी के कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट बना हुआ है। ऐसा तभी होता है जब ऑर्डर कितना हो? 0। टोटल ऑर्डर मुझे मिल गया, टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, यानी 1 प्लस 0, यानी कितना आ गया? 1। ठीक है, सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इक्वेशन एक बार बना के दिखाई देता हूं भाई। इस तरह का हो सकता है और भी क्वेश्चन आए और उसमें आप डायरेक्ट ना देख पा रहे हो, तो इक्वेशन जरूर बना लिया करिए। इक्वेशन कैसे बनाने का है? अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट नंबर 1। चलो लिखते हैं। इक्वेशन मेन हमारा क्या है? रेट। रेट कितना है? 2 इंटू 10 दी पावर -3 इक्वल टू के लिखना है। ए की वैल्यू कितनी है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में? 0.1 पावर x, ठीक है। बी का भी 0.1 पावर कितना लेना है? y, ठीक है। अब आ जाइए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर रेट की वैल्यू कितनी है? 2 पर रेट की वैल्यू देखो 4 इंटू 10 दी पावर -3 इक्वल टू के। ए का कंसंट्रेशन देखो 0.2 पावर x, ठीक है। बी का कंसंट्रेशन देखो 0.1 पावर y। जैसे पीछे करते आ रहे थे, इनिशियल रेट मेथड ही तो है। आप इन पूरे को डिवाइड कर दीजिए। 10 दी पावर -3 से 10 दी पावर -3 कैंसिल, k से k कैंसिल, ये पूरा y वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर बचा क्या? बचा है 2/4, वो 1/2 हो गया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/2 के पावर x, ठीक है। बस इक्वेट करा लो, इसके पावर भी 1 ही रहा होगा। बेस बेस इक्वल है तो पावर इक्वल, x इक्वल टू 1। मुझे नहीं लगता आगे और कुछ बताने की नीड है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और इक्वेशन बना लेना, फिर उसे कंपेयर करा लेना, आंसर आपका वो भी 0 ही आने वाला होगा, ठीक है। लेकिन हमने जो डायरेक्ट स्टडी की है उससे भी आप सीधे सीधे बता सकते हो, ठीक है। अब जैसे क्लास 12th बोर्ड के लिए कह रहा है, तो भैया अगर डायरेक्ट वाला करना होगा तो पूरा लिखना पड़ता है। थ्योरी लिखने का तरीका ये होता है, पूरा लिखना पड़ता है आपको एग्जाम में कि हाँ भैया मैंने ये स्टडी किया, यहां पर मैंने देखा कि कंसंट्रेशन ए का डबल किया, बी को कांस्टेंट रखा, तो इनिशियल रेट भी डबल हो गया। इससे प्रूफ होता है कि पावर 1 रहा होगा तो ऑर्डर भी 1 आएगा। इस तरह लिखना होगा। तो उससे अच्छा है कि ये कर लो ना भैया, इक्वेशन बना लो, मैथमेटिकली भी रहेगा, ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। फटाफट तुमने इक्वेशन बनाया, कैंसिल किया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया इनिशियल रेट मेथड। ये कॉलम वाला क्वेश्चन भी कर दिए। अब आइए हमारे पास क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? ठीक है, वैसे इस तरह का भी क्वेश्चन मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल होता है। आगे देख लेंगे क्या होता है। जैसे मान लो अलग अलग टाइम पर कोई कंसंट्रेशन दे रखा है, ठीक है। जैसे T1 पर कंसंट्रेशन तुम्हारा हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक तरफ टाइम है
और एक तरफ कंसंट्रेशन। ठीक है, मान लेते हैं टाइम t1 है तो हम कंसंट्रेशन भी मान लेते हैं कि वो A1 हो गया। ठीक है, टाइम t2 है तो कंसंट्रेशन A2 मान लेते हैं, टाइम T3 मान लेते हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, A3 हो गया, सो ऑन। अब कह रहे हैं इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो हम एक काम करेंगे, जो भी हमको डेटा दे रखा रहेगा हम सपोज कर लेंगे, सपोज दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट। ठीक है, हम ये सपोज कर लेंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर 1 है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आपको जैसे T1 टाइम है तो T1 टाइम पर आप जो इक्वेशन लिखते थे वो लिखेंगे, के T1 इक्वल टू क्या था, ln A नॉट। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन तो फिक्स रहेगा और नीचे क्या है, AT, ये A1 वाला T1 पर। ठीक है, A1 हो गया। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर लेंगे, K निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/T1 ln A नॉट अपॉन A1। इसी तरीके से आप क्या काम करने वाले हैं, T2 टाइम पर निकालेंगे, तो T2 टाइम के लिए K की वैल्यू हो जाएगी 1/T2 इंटू ln A नॉट और AT की जगह क्या रख देंगे, A2। ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरीके से टाइम 3 के लिए आप K निकाल लेंगे, क्योंकि भैया रेट कांस्टेंट तो सेम रहेगा। अच्छा, तुम अलग अलग कर लो ना यार, अलग अलग कर लेते ना। ये मान लेते हैं तुम्हारा K1 हो गया, ये हो गया K1। ठीक है, ये तुम्हारा K2 हो गया और ये क्या हो गया, K3 हो गया। 1/T3 ln A नॉट और ये क्या हो गया, तुमने A3 रख दिया। इसी तरीके से कई और निकाल लोगे। अगर ऐसा 2-3 वैल्यू तुमने निकाला और ये जो K1, K2 और K3 आ रहा है, अगर ये आपस में सेम आ गया, अप्रॉक्स वैल्यू अगर सेम आ रहा है, K1 approximately equal to K2 and approximately equal to K3, अगर ऐसा आ गया, वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है या आसपास की सेम आ रही है, तो जो हमने सपोज किया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है, इसका मतलब वो सही होगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही मानी जाएगी वो। तो यहां से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होगा तो कुछ और होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं आएगा कि कुछ और आएगा, वो आपको प्रूफ करने, चेक करने को आएगा, यही बताना रहेगा फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड में करते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड में हमको क्या करना होता है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंसंट्रेशन दिया रहता है, एक इनिशियल कंसंट्रेशन फिक्स होती है, तो आप सपोज कर लेंगे कि भैया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एज्यूम करके आप बहुत सारी इक्वेशन बना लेंगे, और बहुत सारी इक्वेशन बना करके वैल्यू चेक करेंगे के का, हर बार के की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही है। अगर सेम आ रही होगी तो हम मान लेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए, अब हमारे पास क्या है कि हम ऐसे मेथड लेंगे, ठीक है, जिस मेथड से हम रिएक्शन के प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे और उससे फिर हम लोग और वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, प्रेशर मेजरमेंट मेथड। प्रेशर मेजरमेंट मेथड क्या होता है, गैसियस रिएक्शन के लिए ये मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें इक्वेशंस बनाते हैं। अच्छा, जनरली आपके लिए सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही आएगा प्रेशर मेजरमेंट वाला, तो उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका होता है, देखेंगे, कई सारे इक्वेशन बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जैसे मान लो एक दे रखा है ए गैस और एक हम इससे बन रहा है प्रोडक्ट बी गैस प्लस सी गैस। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। टाइम 0 पर हम लोग लिखेंगे इक्वेशन। टाइम 0 का मतलब है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो रिएक्टेंट पूरा का पूरा बचा है, यानी उसका कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाएगा। तो गैसियस रिएक्शन है तो उसके कंसंट्रेशन को हम पी नॉट मान लेंगे। ठीक है, प्रेशर में नापेंगे, गैसियस है तो पी नॉट, ये इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया। अभी प्रोडक्ट नहीं बना होगा, पी नॉट लेकर चल रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद कुछ स्टडी करेंगे हम लोग। टी टाइम के बाद देखेंगे कि कुछ हिस्सा निकल करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, कितना निकला, एक्स हिस्सा, तो बचा कितना, ये पी नॉट माइनस एक्स, ये कितना बना, एक्स, और ये कितना बना, एक्स बना। ठीक है, अब क्या काम करने वाले हैं, आफ्टर टाइम हम लिखेंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम का मीनिंग क्या होता है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, तो हम ये मानेंगे कि रिएक्टेंट पूरा खत्म हो गया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो 0। देखो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1 है, उसी हिसाब से चलेगा, तो ये बन जाएगा पी नॉट और ये पूरा खत्म हो गया ना, तो पी नॉट। ठीक है,
तो ये हमने लिख लिया। अच्छा, अब क्या होता है कि जिस जिस टाइम पर तुमने ये इक्वेशन लिखी है उस टाइम का टोटल प्रेशर पूछ सकता है। जैसे टी टाइम पर टोटल प्रेशर, तो पीटी, टी टाइम पर प्रेशर क्या हुआ, क्योंकि रिएक्टेंट है, ये भी गैस है, तो ये भी प्रेशर लगा रहा होगा, प्रोडक्ट भी प्रेशर लगा रहा होगा, सी वाला प्रोडक्ट भी प्रेशर लगा रहा होगा। तो ये टोटल हो गया पी नॉट माइनस एक्स, सबको ऐड कर दोगे, ठीक है, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो पीटी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पीटी माइनस पी नॉट। अब ये पीटी और पी नॉट वैल्यू न्यूमेरिकल में अगर आएगा तो दिया रहेगा, आपको गिवन रहेगा, ठीक है। चलिए, अब आपको इनफाइनाइट पर भी टोटल प्रेशर निकाल सकता है, इनफाइनाइट टाइम पर, तो जितना प्रेशर है सब ऐड कर दीजिए, ये तो जीरो है, बचा क्या, जीरो प्लस पी नॉट प्लस पी नॉट, यानी पी इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो गया, टू पी नॉट। यहां से आप पी नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, पी इनफाइनाइट, तो पी इनफाइनाइट बाई टू, पी इनफाइनाइट बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अब ये सब वैल्यू मिल गई है तो फिर हम क्या काम कर सकते हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ही जनरली आपको मिलेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लगा सकते हैं कि के टी इक्वल टू 2.303 लॉग, ठीक है, क्या होता है, a अपॉन a माइनस एक्स, ऐसे ही तो होता है ना। तो के टी इक्वल टू 2.303 लॉग a यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने कितना मान रखा है, पी नॉट, पी नॉट माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, पी टी माइनस पी नॉट, एक्स की वैल्यू कितनी है, पी टी माइनस पी नॉट, ठीक है। चलो भाई लोग, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो के टी इक्वल टू 2.303 लॉग पी नॉट अपॉन, इसको ओपन करेंगे तो पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी। ये आपका एक इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग। अब न्यूमेरिकल में कौन कौन सी वैल्यू गिवन है वो तो न्यूमेरिकल के ऊपर भाई डिपेंड है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, जैसा वैल्यू दिया रहेगा, पी नॉट की वैल्यू दिए रखा है वो रख लेंगे, इनफाइनाइट की वैल्यू दे रखा रहेगा उससे भी बना सकते हैं इक्वेशन, ठीक है। ऐसे कई इक्वेशन बना सकते हैं। ये आपका पहला एक मैंने सिंपल सा करके दिखाया, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे और भी प्रोडक्ट बन सकता है, c प्लस डी वगैरह भी हो जाए, ठीक है। एक दो और करके देखते हैं, देखो